कभी हार मत मानो दोस्तों, कभी हार मत मानो दोस्तों कि क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी दिला दे। हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में और मैं महेंद्र सिंह लाया हूं आपके लिए जीके की डोज सीरीज की चौथी क्लास, जिसमें से 10 प्रश्नों को हम हल करेंगे और उन प्रश्नों में 50 प्रश्नों का दम रखने वाली व्याख्या भी सुनेंगे जो आपको सुनना है। ठीक है, तो व्याख्या पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार पहला प्रश्न, जो आपकी आगामी जितने जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं यूपीएससी बीईओ जैसी भर्तियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि 2011 जनगणना अब तक कौन से नंबर की जनगणना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 14वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 17वीं। तो आप लोगों को भी जज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा कि 2011 जनगणना अब तक की कौन से नंबर की जनगणना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15वीं जनगणना है। जो 2011 की जनगणना है वह 15वीं जनगणना है और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है। ठीक है, तो अगली जो जनगणना होनी है वह 2021 में होनी है और जो अगली जनगणना 2021 में होगी वह 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना है वह 15वीं जनगणना है अब तक की, लेकिन जब से जनगणना शुरू हुई है वह 15वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की वह 7वीं जनगणना है। यानी स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना काउंट अगर होगी तो वह 7वीं जनगणना है। और 21वीं सदी की कौन सी है, तो दूसरी जनगणना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जनगणना के आपको याद रखने हैं। जो 2011 की जनगणना है वह कौन सी है, अब तक की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाने वाला प्रश्न, रक्त का कार्य है। रक्त का कार्य है, ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाना, दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना, तीसरा दिया है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना और उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाना। तो रक्त का ये कार्य होता है, वह ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में, ऑक्सीजन ब्लड में घुल करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है, जिससे एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन को वो रक्त द्वारा सभी पूरे बॉडी में पहुंचाई जाती है, तो पूरे बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त ही करता है, ताकि वह जो है फिर जो है अपशिष्ट पदार्थ बनकर बाहर निकल सके। ठीक है, अगला है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना। तो रक्त के द्वारा ही उत्सर्जन अंग तक अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तभी जो हमारी वो किडनी होती है, यानी हमारा किडनी के द्वारा जो है रक्त का शोधन किया जाता है, छाना जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं और शुद्ध रक्त प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का शोधन कौन करता है, किडनी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर शहर जो है वह किस नदी के किनारे बसा है। तो सरयू, ऑप्शन दिया है गोमती या फिर राप्ती या फिर गंगा। तो आपको आंसर अपना करना है और देखते हैं सरयू जो होती है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है और अभी हाल ही में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। यानी फैजाबाद जिला जो पुराना है और वर्तमान में जिसका नाम अयोध्या है, वह सरयू नदी के किनारे बसा है। इसके बाद गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर
बसा है? गोमती नदी के किनारे। अगला है राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे, यही सही आंसर होगा। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा है। ठीक है, कौन सा शहर बसा है? तो गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है। इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, जैसे कि कानपुर और उसके बाद इलाहाबाद और इसके बाद वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना। देखिए 2011 की जनगणना से एक और प्रश्न लिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 1048 या फिर 879 या फिर 943 या फिर 912। आप लोग आंसर करेंगे तो देखिए 1048 जो है वह जो है लिंगानुपात भारत का नहीं है। यह जो है भारत के राज्य केरल, जिसका सबसे अधिक लिंगानुपात है वह कौन सा है? केरल राज्य का कितना है? तो 1048, यानी कि 1048 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के सामने हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं 879 कहाँ का है? तो हरियाणा का। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए ए नंबर में जो दिया था वो 1048 कहाँ का है? तो वह है केरल का। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? तो वह केरल का है। सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। और इसी के साथ जो 879 हरियाणा का है, जो सबसे कम लिंगानुपात है, जहां पर कन्या भ्रूण हत्या बहुत अधिक होती थी अभी तक। ठीक है, इसके बाद 943 यही सही आंसर होगा। यह है संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। याद रखेंगे बिल्कुल, संपूर्ण भारत का लिंगानुपात 943 है। आंसर नंबर सी सही होगा। इसी के बाद दिया है 912, यह उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, जो राष्ट्रीय लिंगानुपात यानी 943 से 31 कम है। देखिए ये 943 से आप 912 घटाएंगे तो 31 कम है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय यानी भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? तो कितना? 31 कम है। ठीक है, इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात है वह कितना है? तो 902 है। ठीक है, ये कुछ डाटा है, आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है 72वें या फिर 86वें या फिर 100वें या फिर 103वें। तो आप लोग आंसर करेंगे इसका और हम इसकी व्याख्या करते हैं तब तक। ठीक है, तो देखिए ए नंबर दिया है कि 72वें संविधान संशोधन। तो 72वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था आप लोगों को बताना है। 72वें संविधान संशोधन में जो है क्या हुआ था? 72वें संविधान संशोधन में वो क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायतों को, यानी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा किनको दिया गया था 72वें को संविधान संशोधन में? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था ग्राम पंचायतों को सन 1900 एक मिनट देखेंगे, सन 1992 में। ठीक है, सन 1992 में यह संविधान संशोधन किया गया था और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के बाद एक संविधान संशोधन हुआ था 73वां, जो 1994 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था। इसमें जो है शहरी निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 72वें में ग्राम पंचायतों को और 73वें में नगर निकायों को दिया गया था। ठीक है, लेकिन 72वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था वह लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, इसी के साथ 73वां संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अभी इसका आंसर तो बताएंगे। तो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है,
86वां संविधान संशोधन, यही इसका सही आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया था। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसके बाद अगला जो दिया गया 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन सन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2015 में। और इसमें भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ था, यानी गांवों की अदला बदली हुई थी। ठीक है, मतलब कि बाउंड्री जो है का जो है बंटवारा ठीक से हो गया था, जिसमें कोई विवाद ना रहे। तो यह संविधान संशोधन कब हुआ? 2015 में एनडीए सरकार में हुआ था, और 100वें संविधान संशोधन के रूप में। और नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट में जो एक हुआ था, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है आपका, तो 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2019 में हुआ है। अभी पिछले साल ही यह संविधान संशोधन हुआ है, और इसमें सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग याद रखेंगे कि 103वें संविधान संशोधन 2019 को हुआ, और इसमें जो है सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों को लिए यानी गरीब लोगों के लिए सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 86वें संविधान संशोधन में। अगला दिया है प्रश्न, 6वां क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला प्रश्न है, एक साइंस से क्वेश्चन लिया गया है कि वेंट्रिकल्स, जिनको हम लोग निलय बोलते हैं हिंदी में, वेंट्रिकल्स यानी निलय से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है मस्तिष्क से, हृदय से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा जब हृदय पढ़ते हैं, है ना, ऐसे हृदय पढ़ते हैं तो उसमें जो है 4 चैम्बर बने होते हैं। ठीक है, तो नीचे के भाग को निलय बोलते हैं और ऊपर के भाग को आलिंद बोलते हैं। ठीक है, नीचे के भाग को निलय बोलते हैं और ऊपर के भाग को आलिंद बोलते हैं। तो निलय किससे संबंधित हुआ? हृदय से। लेकिन निलय जो है मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, अगर यह क्वेश्चन आता तो आप हृदय ही लगा के आते, लेकिन यह मस्तिष्क में भी पाए जाते हैं, मस्तिष्क में भी चैम्बर बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? तो ऑप्शन दिया है 5.5 यानी 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, या फिर 115.5 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या फिर 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और या तो इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम देखेंगे, देखिए जो घनत्व पूछा गया है, तो घनत्व की क्या इकाई होती है? घन सेंटीमीटर इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये तो एरिया की इकाई हो गई, तो पहले ही गलत हो गया। अब हमारा जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। बिल्कुल कर लीजिए, रट लीजिए, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं अलीगढ़, भदोही, रामपुर, या फिर फिरोजाबाद। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट में करिएगा। लेकिन अलीगढ़ का हम पहले देखते हैं। अलीगढ़ को क्या बोला जाता है? अलीगढ़ को बोला जाता है ताला नगरी। ताला नगरी किसे बोलते हैं? तो अलीगढ़ को, यानी यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं? ताले बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी दिया है भदोही, इसको बोलते हैं कालीन नगरी। आपको आंसर मिल गया होगा। कालीन नगरी किसे बोलते हैं? भदोही। रामपुर को क्या बोलते हैं? रामपुर को बोलते हैं चाकू नगरी। यहाँ पर चाकू बनाए जाते हैं, आपने सुना होगा फिल्मों में हर जगह रामपुरी चाकू। ठीक है, तो चाकू नगरी किसे बोलते हैं? रामपुर को बोलते हैं। और इसके बाद फिरोजाबाद को बोलते हैं सुहाग नगरी। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसे इसलिए चूड़ियों की नगरी या फिर सुहाग नगरी बोला जाता है। ठीक है, और इसी के साथ कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जिनको हम बताते हैं। मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी बोलते हैं, और जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद बोलते हैं। ठीक है, पूर्व का सिराज या सिराज हिंद जौनपुर को बोलते हैं, और इत्र नगरी कन्नौज को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9 और यह अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ होती है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता, मतलब दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में, या फिर ऑप्शन बी दिया है दिल्ली, कोलकाता या तो हैदराबाद में। ऑप्शन सी दिया है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में, या फिर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या नोएडा में। इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जहां पर भारत में सिक्कों की ढलाई होती है? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहले ऑप्शन में जो दिया है मुंबई तथा कोलकाता में तो होती है, लेकिन दिल्ली में नहीं होती, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह देखेंगे, कोलकाता तथा हैदराबाद में तो होती है, कोलकाता तथा हैदराबाद में तो होती है सिक्कों की ढलाई, लेकिन दिल्ली में नहीं होती है, ये इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुंबई में होती है, बेंगलुरु में और दिल्ली में नहीं होती, यानी कि यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अब बचा हुआ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो सिक्कों की ढलाई 4 जगह होती है देश में, एक मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में तथा यूपी के नोएडा में। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ कुछ सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो नोटों की छपाई होती है वह आरबीआई द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सिक्कों की जो है जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा सिक्कों को जारी किया जाता है और साथ ही 1 रुपए के नोट को भी भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद जितने भी नोट हैं 10, 50, 20, 100, 500, 1000 जो भी थे 2000 तक, वह सब कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। लेकिन सिक्के, जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट है, यह भारत सरकार जारी करती है। और 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के किसके होते हैं? वित्त सचिव होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, और बाकी जितने भी नोट होते हैं सब पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। इसके बाद अगला प्रश्न और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखिए। तो अगला प्रश्न है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो ऑप्शन दिया है, देखिए हृदय का औसत वजन पूछ रहा है, तो 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम या 300 ग्राम। आप लोग जज करेंगे और इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 300 ग्राम। ठीक है, तो मनुष्य के, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चन आपके जो है जितनी भी आगामी भर्तियां आने वाली हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो यानी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी क्लासेस मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।